नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे? गुरु बीजाणु जनन। ये गुरु बीजाणु जनन आखिरकार होता क्या है? गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन कहता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के बाद सक्रिय गुरु बीजाणु क्या बोलता है? सक्रिय गुरु बीजाणु एक्टिव मेगास्पोर या गुरु बीजाणु मेगास्पोर के विकास की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आखिरकार क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर सक्रिय गुरु बीजाणु जो है एक्टिव मेगास्पोर होता है, क्या होगा उसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित। कैसा होता है? द्विगुणित। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है? वो 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। क्या होता है? 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है, जिसमें से बीजांड द्वार की ओर क्या होता है? बीजांड द्वार की ओर जो है वो 3 कोशिका क्या होती है? 3 2 बार हो गया। क्या होता है? 3 कोशिका जो है वो नष्ट हो जाती है। 4 बनती है, क्या होती है? 4 बनती है, लेकिन 3 क्या हो जाती है? जैसे ये क्या हुआ? ये एक कोशिका है और इसका क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है वो 4 कोशिकाएं बनी। ये 4 कोशिकाओं में से ये 3 कोशिकाएं जो है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ये गुरु बीजाणु क्या होती है? मात्र कोशिका होती है। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अगुणित संरचना का निर्माण होता है। ये द्विगुणित क्या होता है? यह है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 अगुणित संरचना का निर्माण होगा। अब ये 4 में से क्या होता है? ये 3 जो है वो क्या हो जाती है? वो नष्ट क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जो एक शेष बचता है इसी को हम बोलते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या होते हैं? और यह जो है वो अगुणित क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ये बीजांड काय है और इस बीजांड काय के अंदर जो है ये मृदु उत्तक क्या होता है? मृदु उत्तक जो है वो पाई जाती है। मृदु उत्तक पाई जाती है। इस मृदु उत्तक में एक कोशिका को छोड़कर क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक कोशिका को छोड़कर जो है सारी कोशिका जो है वो मृत क्या हो जाते हैं? ये सभी जो है वो मृत हो जाते हैं। और मृत हो जाने के बाद क्या करता है? यही कोशिका को ये पोषण प्रदान करता है। जब ये पोषण प्रदान करता है तो पोषण प्रदान करने के बाद जो है ये पोषण प्रदान करता है। तो पोषण प्रदान करने के बाद जो एक कोशिका जो बनती है इसे हम बोलते हैं प्रपशु। क्या बोलते हैं? प्रपशु कोशिका बोलते हैं। प्रपशु कोशिका कहते हैं। अब यह प्रपशु कोशिका जो होती है, यह प्रपशु जो कोशिका होती है, यह प्रपशु कोशिका जो होती है, यह जो है वह समसूत्री क्या करता है? समसूत्री का विभाजन करता है। और समसूत्री विभाजन करके क्या करती है? ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो निभाग की ओर होती है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक जनक कोशिका कहते हैं। अब ये प्राथमिक भित्ति जनक कोशिका जो है वो क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है? ये नष्ट हो जाती है और इसी को ये पोषण प्रदान करती है। अब यहाँ पर जो ये पोषण प्रदान करती है तो जो ये शेष बचता है, क्या बचता है? ये जो शेष बच जाता है ये जो एक शेष बचा प्राथमिक बीजाणु कोशिका। प्राथमिक बीजाणु कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो ये शेष बचा है इसी को तो हम बोलते हैं गुरु बीज गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो से एक शेष जो बचा इसी को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु
मात्र कोशिका। अब यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अब इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर शॉर्टली बनाते हैं, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये कैसा है, द्विगुणित है। अब इसका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कोशिका है वो द्विगुणित है, कैसा है, द्विगुणित होती है। अब इसका जो है पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनती है, और जब दो कोशिकाएं बनती है, अब ये दो कोशिकाएं बनती है, अब इसका पुनः जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो है जब पहली बार होगा तो ये जो द्विगुणित होती है यहाँ पर क्या हो जाती है, अगुणित क्या हो जाती है यहाँ पर जो है, और दूसरा बार जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वह जो है समसूत्री के समान होगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ कोशिकाएं की संख्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। 2 1 से हुआ 2, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आधा, जैसे मान लिया कि यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर अगर यहाँ 46 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23। अब यहाँ पर जो इसका जो दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा वो जो होगा वो समसूत्री के समान होगा। यहाँ पर 23 गुणसूत्र वाली जो कोशिकाएं हैं ये दो भाग में डिवाइड होगी, लेकिन इसके गुणसूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें भी 23 होगा और इसमें भी 23, ये सिर्फ उदाहरण के ले रहे हैं, और ये इसमें भी 23 होगा और इसमें भी 23 होगा। तो हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है, अगर कोई द्विगुणित संरचना है और उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन 4 कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अगुणित। क्या बोलते हैं, अगुणित। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि जब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, इसका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या बनती है, 1 2 3 और क्या होगा 4 जो है वो कोशिकाएं बनेगी, कितनी, 4 कोशिकाएं। अब ये 4 कोशिकाओं में जो है 3 कोशिका जो है वो नष्ट हो जाती है, और एक जो बचता है इसी को हम बोलते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु, और यह जो होती है वो क्या हो जाती है, अगुणित। क्या होती है, यह जो है वो अगुणित होती है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु जो बनी है यह जो है अगुणित संरचना बनी है, यही जो है गुरु बीजाणु कहलाती है। और इसी गुरु बीजाणु या सक्रिय गुरु बीजाणु का समसूत्री विभाजन होगा तो मादा युग्म कोद्वीद का जो है वो विकास होगा। जब यही सक्रिय गुरु बीजाणु का जो है वो पुनः विकास होगा, यानी समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी, तो समसूत्री विभाजन के बाद जो है वो क्या होता है, मादा युग्म कोद्वीद का, यानी मादा युग्म कोद्वीद का जो है वो विकास होगा।